आज का टॉपिक है कंबाइंड डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस। कंबाइंड डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस। ठीक है, तो कंबाइंड डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस आप लोग टॉपिक से ही समझ सकते हैं कि हम उन मेंबर्स की बात करेंगे जिन पे ऐसी लोडिंग कंडीशन लगेगी कि हमको डायरेक्ट और बेंडिंग स्ट्रेस दोनों साथ में देखने मिलेंगे। ठीक है, तो लोडिंग कंडीशन ऑफ मेंबर्स जिसमें हमको डायरेक्ट स्ट्रेस एंड बेंडिंग स्ट्रेस ये दोनों देखने मिलेगा। ठीक है, तो जनरली इस टाइप के मेंबर्स दो प्रकार के हैं हमारे पास। एक बीम भी हो सकता है या फिर कंप्रेशन मेंबर भी हो सकता है। बीम भी हो सकता है या कंप्रेशन मेंबर भी हो सकता है, जिसे हम कॉलम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो अब हम जनरली इस टॉपिक पे कंप्रेशन मेंबर्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कंप्रेशन मेंबर होता क्या है। तो ये ऐसा स्ट्रक्चर मेंबर है जिसको कि एक्सियली लोडेड किया जाता है इन कंप्रेशन। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं इसको एक्सियली लोडिंग दी जाती है इन कंप्रेशन। ऐसे मेंबर्स को हम कहते हैं कंप्रेशन मेंबर्स। अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं तो क्या होगा? एनी स्ट्रक्चरल मेंबर विच आर लोडेड एक्सियली इन कंप्रेशन। ठीक है, एनी स्ट्रक्चरल मेंबर विच आर लोडेड एक्सियली इन कंप्रेशन, ऐसे मेंबर्स को हम कहते हैं कंप्रेशन मेंबर्स या फिर कॉलम्स। ठीक है, अब जनरली कंप्रेशन मेंबर जो होते हैं हमारे, वो 5 प्रकार के होते हैं। इनका जो नेमिंग दिया हुआ है या फिर जो क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड ऑन उनके वर्क है, किस तरीके से कहाँ पे कैसे यूज किया जाता है। जनरली जो इनके 5 क्लासिफिकेशन है उसमें सबसे पहला है कॉलम। ठीक है, कॉलम हम तब कहते हैं या फिर उन मेंबर्स को कहते हैं जो कि वर्टिकल मेंबर्स होते हैं, जिसको हम यूज करते हैं इन बिल्डिंग्स। ठीक है, वर्टिकल मेंबर्स जिसको हम बिल्डिंग्स में यूज करते हैं उसे हम कहते हैं कॉलम्स। ठीक है, नेक्स्ट जो होता है वो होता है स्टैंचियन। ठीक है, स्टैंचियन ये होते हैं आपके स्टील कॉलम्स जो कि बने होते हैं मेड अप ऑफ स्टील रोल्ड सेक्शंस। ठीक है, या फिर रोल्ड स्टील सेक्शंस बोल सकते हैं। ठीक है, ये आपके स्टील कॉलम्स होते हैं। स्टैंचियन आपके स्टील कॉलम्स होते हैं जो कि रोल्ड स्टील सेक्शन से बने होते हैं। नेक्स्ट जो होता है वो होता है पोस्ट। इसको भी जनरली हम कॉलम के रूप में ही देखते हैं। ठीक है, कॉलम के रूप में ही देखा जाता है। नेक्स्ट जो होता है वो होता है स्ट्रट। ठीक है, STRUT स्ट्रट। ये भी एक तरीके का कंप्रेशन मेंबर होता है जिसको कि हम देखते हैं इन रूफ ट्रसेस। ठीक है, ये हमको रूफ ट्रसेस में देखने मिलता है। जब भी हम रूफ ट्रसेस बनाते हैं तो उसमें हम स्ट्रट का यूज करते हैं एज अ कंप्रेशन मेंबर। ये हो सकता है वर्टिकल, हो सकता है इंक्लाइंड हो। और जो एक फाइनल टाइप का कंप्रेशन मेंबर है उसे हम कहते हैं बूम। ये जनरली में प्रिंसिपल कंप्रेशन मेंबर होता है। प्रिंसिपल कंप्रेशन मेंबर जिसको कि यूज किया जाता है इन क्रेन्स। ठीक है, प्रिंसिपल कंप्रेशन मेंबर होता है जिसको कि यूज किया जाता है क्रेन्स में। ठीक है, तो बेसिकली कंबाइंड डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस टॉपिक में हम कॉलम्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि वर्टिकल मेंबर्स होते हैं इन बिल्डिंग्स। अब कॉलम्स को भी हम जनरली 2 टाइप से डिफाइन करते हैं। पहला होता है शॉर्ट कॉलम और दूसरा होता है लॉन्ग कॉलम। ठीक है, शॉर्ट कॉलम का जो फेलियर क्राइटेरिया रहता है वो जनरली होता है क्रशिंग। ठीक है, क्रशिंग कैसे? जैसे सपोज ये मेरा शॉर्ट कॉलम है। ठीक है, ये मेरा शॉर्ट कॉलम है, ये इसका एक्सिस है। ठीक है, कॉलम का एक्सिस है। अगर मैं यहाँ पे लोडिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ और मैं उसको इंक्रीज करते जा रहा हूँ तो क्या होगा? इसमें क्रैक्स डेवलप होंगे और ये क्रश होते हुए फेल होगा। तो ऐसे फेलियर को हम कहते हैं क्रशिंग, जो कि जनरली हमको देखने मिलते हैं शॉर्ट कॉलम्स में। लॉन्ग कॉलम का जो मेन फेलियर क्राइटेरिया रहता है वो होता है बकलिंग। ठीक है, अब दिखाता हूँ मैं आपको बकलिंग किस तरीके का होता है। लॉन्ग कॉलम मतलब आपकी जो लेंथ है वो काफी लंबी रहेगी एज कंपेयर टू विथ। ठीक है, ये आपका लॉन्ग कॉलम हो गया, ये उसका एक्सिस हो गया, एक्सिस ऑफ द कॉलम।
सपोज मैं एक्सिस के अबाउट लोडिंग कर रहा हूँ और मैं लोडिंग इंक्रीज करते जा रहा हूँ, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आपका कॉलम जो है वो शेप बदल लेगा, वो आपका कॉलम जो है वो कुछ इस तरीके का शेप ले लेगा। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं बकलिंग। तो ये भी एक फेलियर क्राइटेरिया है जिससे कि आपका जो लॉन्ग कॉलम है वो जनरली फेल होता है। तो बेसिकली हम कंबाइंड डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस में कंप्रेशन मेंबर्स की बात करेंगे और कंप्रेशन मेंबर में भी वो कॉलम लेंगे जो कि शॉर्ट है। तो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था, हम पढ़ रहे हैं कंबाइंड डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस, मतलब मेंबर्स की ऐसी लोडिंग कंडीशन जहाँ पे उसको डायरेक्ट स्ट्रेस साथ साथ में बेंडिंग स्ट्रेस भी देखने को मिलता है। तो ऐसी लोडिंग कंडीशन कब होती है हम उसकी बात करते हैं। तो मेरा हेडिंग रहेगा कंबाइंड डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक है, सपोज मैं अभी कॉलम की बात करता हूँ, तो कॉलम में ये कंडीशन कब आएगा। सबसे पहले अगर मैं डायरेक्ट स्ट्रेस की बात करता हूँ, तो डायरेक्ट स्ट्रेस मेरे को कब देखने मिलेगा, जब मैं डायरेक्ट फोर्स लगाता हूँ। डायरेक्ट फोर्स यानी फोर्स, या फिर बोल सकते हैं इसको कंप्रेसिव फोर्स along the compressive force along the एक्सिस ऑफ द कॉलम। ठीक है, जब मैं कॉलम की एक्सिस के अबाउट कंप्रेसिव फोर्स लगाता हूं तो वो मेरा फोर्स होता है डायरेक्ट फोर्स, और उसके कारण जो स्ट्रेस जनरेट होता है वो होता है डायरेक्ट स्ट्रेस। सेकेंड में बात करता हूं बेंडिंग स्ट्रेस की। बेंडिंग स्ट्रेस जनरली कपल के कारण जनरेट होता है। बेंडिंग स्ट्रेस जो होता है वो कपल या कपल फोर्स के कारण जनरेट होता है। ठीक है, कपल फोर्स आप लोग को पता है क्या होता है। एक ऐसा फोर्स होता है जो कि एक्सिस ऑफ द कॉलम से कुछ दूरी पे लगता है। ठीक है, सम डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द कॉलम। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे कि डायरेक्ट स्ट्रेसेस और बेंडिंग स्ट्रेसेस कैसे हम फाइंड आउट करते हैं इन कॉलम्स। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं इसेंट्रिक लोडिंग। इसेंट्रिक लोडिंग, इसमें हम देखेंगे कि आपका डायरेक्ट स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस कैसे लगता है इन कॉलम्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक शॉर्ट कॉलम बना लेता हूं जिसमें ये आपकी एक्सिस ऑफ द कॉलम है। ठीक है, अब अगर मैं एज्यूम करता हूं कि मेरे एक फोर्स जो है P, कैपिटल P, वो अलाउंग द एक्सिस ऑफ द कॉलम लग रहा है, और सिमिलरली एक मेरा जो फोर्स है अनदर फोर्स P सेम वैल्यू की, वो लग रहा है एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल e फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द कॉलम। ठीक है, तो ये जो स्मॉल e है जो कि ये एक्सिस ऑफ द कॉलम से, ये हेल्प करेगा जनरेट करने में कपल। ठीक है, ये कपल फोर्स की तरह काम करेगा। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके बनाऊं तो मेरा जो डायग्राम है वो किस तरीके से बन जाएगा। ये मेरा एक्सिस ऑफ द कॉलम है, ये है P फोर्स, और ये एक मूवमेंट में बदल जाएगा। जैसे कि मैंने आप लोग को पहले भी बताया था, ये मूवमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा जिसकी वैल्यू हो जाएगी P इंटू ई, फोर्स इंटू डिस्टेंस। अब ये जो ई डिस्टेंस है इसे हम कहते हैं इसेंट्रिसिटी। ठीक है, तो अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूं तो इसेंट्रिसिटी क्या होता है। इसेंट्रिसिटी इज द डिस्टेंस बिटवीन द अप्लाइड फोर्स, डिस्टेंस बिटवीन द अप्लाइड फोर्स टू द एक्सिस ऑफ द कॉलम, एक्सिस ऑफ द कॉलम। ठीक है, अगर आपका अप्लाइड फोर्स डायरेक्टली एक्सिस ऑफ द कॉलम पे लग रहा है तो आपको जो इसेंट्रिसिटी है वो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम सबसे पहला डायरेक्ट स्ट्रेस। ठीक है, तो डायरेक्ट स्ट्रेस हम कैसे निकाल सकते हैं। डायरेक्ट स्ट्रेस जो निकलेगा आपके एक्सिस के अलॉन्ग जो P फोर्स लग रहा है इसके कारण निकलेगा। तो डायरेक्ट स्ट्रेस ड्यू टू डायरेक्ट कंप्रेसिव फोर्स। ठीक है, हमारा डायरेक्ट कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है P, तो इसके कारण हमारा डायरेक्ट स्ट्रेस कितना आएगा, हम इसको डिनोट करते हैं PO से, तो ये हो जाएगा P अपॉन A। ठीक है, जो हम बेसिकली फॉर्मूला निकालते हैं फोर्स अपॉन एरिया, तो आपका डायरेक्ट स्ट्रेस भी होगा फोर्स अपॉन एरिया यानी P बाय A। ठीक है, सेकेंड हम निकालते हैं बेंडिंग स्ट्रेस।
बेंडिंग स्ट्रेस जनरली होगा आपके कपल के कारण, ठीक है, ड्यू टू कपल M इक्वल्स टू P इंटू E, ठीक है। आपको बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला पता है, हम इसको यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं PB से, बेंडिंग स्ट्रेस को डिनोट कर रहे हैं PB से। ये हो जाएगा आपका M अपॉन I इंटू वाई, ठीक है। आपने मीफेयर देखा था, तो मीफेयर में हम N की जगह यहाँ पे PB ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा M अपॉन I इंटू वाई, ठीक है। अब इसका अगर मैं सेम डायग्राम को अगर मैं ऊपर से देखूं टॉप व्यू, तो किस तरीके का मेरे को दिखेगा, आपका जो डायग्राम है आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा। यहाँ पे आपका फोर्स लग रहा है P और एक लग रहा है अलॉन्ग एक्सिस पे, और ये दोनों के बीच का लग रहा है डिस्टेंस है E, ठीक है। ये डायमेंशन मैंने ले लिया एज स्मॉल d, ये डायमेंशन मैंने ले लिया एज स्मॉल b, ठीक है। अब इसको मैं अगर और सिंप्लीफाई करके लिखूं तो ये हो जाएगा m अपॉन आई एक्स एक्स, क्योंकि एक्स एक्स का लॉन्ग होगा, इंटू वाई, या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ p इंटू ई, यहाँ पे मैं m की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, अपॉन आई एक्स एक्स इंटू वाई। अब मुझे पता है सेक्शन मॉडुलस, सेक्शन मॉडुलस जिसको मैं डिनोट करता हूं विथ कैपिटल Z, ये होता है, इसका फॉर्मूला होता है आई एक्स एक्स अपॉन वाई, ठीक है। या फिर अगर मैं बोलता हूं इसको और सिंप्लीफाई करके बोलता हूं Z एक्स एक्स का फॉर्मूला होता है आई एक्स एक्स अपॉन वाई, और Z वाई वाई का फॉर्मूला होता है आई वाई वाई अपॉन वाई। तो बेसिकली आपका जो सेक्शन मॉडुलस Z का फॉर्मूला होता है आई बाय वाई। तो अगर मैं इसको यहां सब्स्टिट्यूट करूं तो आपके PB की क्या फॉर्मूला हो जाएगा, P इंटू ई अपॉन Z एक्स एक्स, ठीक है। तो ये आपको मिला फॉर्मूला बेंडिंग स्ट्रेस का। तो आपके पास डायरेक्ट स्ट्रेस का फॉर्मूला आ गया, बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला आ गया। अब अगर मेरे को टोटल स्ट्रेस निकालना है किसी भी फाइबर पे जो कि एट अ डिस्टेंस है y फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, तो टोटल स्ट्रेस एट एनी फाइबर एट अ डिस्टेंस y फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, तो ये कितना आ जाएगा, अगर मैं इसको स्मॉल p से डिनोट करता हूं तो ये हो जाएगा आपका PO प्लस माइनस ऑफ PB, ठीक है। ये प्लस माइनस क्यों हुआ, क्योंकि ये कंप्रेशन साइड में प्लस में जाएगा और टेंशन साइड में माइनस में जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका P बाय A प्लस माइनस ऑफ P इंटू E अपॉन आई एक्स एक्स इंटू वाई, या फिर इसको लिख सकते हो P बाय A प्लस माइनस ऑफ P इंटू E अपॉन Z एक्स एक्स। तो यहां से हमको P की दो वैल्यू मिलेगी, एक मिलेगी P मैक्स जहां पे आपका PO प्लस PB हो जाएगा, या फिर लिख सकते हैं इसको P बाय A प्लस ऑफ P इंटू ई अपॉन Z एक्स एक्स, और एक मिलेगी आपको P की मिनिमम वैल्यू जो कि होगी PO माइनस PB। जब हमको इसको दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारी मिनिमम वैल्यू होगी, तो ये होगी P बाय A माइनस ऑफ P इंटू ई अपॉन Z एक्स एक्स। अब हम देखते हैं स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम कैसे बनेगा। जनरली हमारे पास तीन केसेस अराइज होते हैं, पहला होता है जब हमारा PO ग्रेटर देन हो PB से, सेकंड केस जो अराइज होता है जब हमारा PO लेस देन हो PB से, और जब हमारा थर्ड केस अराइज होता है वो होता है PO इक्वल्स टू PB। तो इन पे अगर मैं डायग्राम बनाता हूं तो कुछ इस तरीके का लगेगा। सपोज ये मेरा कॉलम है तीनों केस के लिए, ये आपका P है, ये आपका M है, सिमिलरली यहाँ पे P है, ये आपका M है, ठीक है। तो जनरली जो टोटल स्ट्रेस डायग्राम रहता है वो हम बनाते हैं समेशन ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस डायग्राम प्लस द बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम। तो ये आपका एक्चुअल कॉलम हुआ, ठीक है, आपका एक्चुअल कॉलम का डायग्राम हुआ। अब हम बनाते हैं सबसे पहले डायरेक्ट स्ट्रेस का डायग्राम। तो जनरली हमको पता है इसके कारण इसमें जो डायरेक्ट स्ट्रेस आ रहा है उसके मेन रीजन है आपका कैपिटल B जो कि लग रहा है एक्सिस ऑफ द कॉलम के अलोंग।
तो इसका जो डायग्राम बनता है वो कुछ इस तरीके का बनता है। इसकी वैल्यू आएगी आपकी पीओ, ठीक है, ये कुछ इस तरीके का बनता है। सिमिलरली जो आपका पीओ का डायग्राम है वो तीनों केस के लिए सेम बनेगा। अब इसके बाद हम बनाते हैं बेंडिंग स्ट्रेस का डायग्राम। आपके बेंडिंग स्ट्रेस का डायग्राम भी लगभग सेम रहेगा शेप में तीनों के लिए, बस उसकी वैल्यूज थोड़ी चेंज होती आएगी जैसे जैसे कंडीशन है उस हिसाब से। तो इस तरीके का कुछ बनेगा आपका। सेकेंड केस के लिए भी सिमिलर रहेगा, सिर्फ वैल्यूज आपकी पीबी की वैल्यू जो है वो चेंज होती जाएगी। और थर्ड केस के लिए भी कुछ इस तरीके का बनेगा पीबी, ठीक है। अब हम निकालते हैं टोटल स्ट्रेस। टोटल स्ट्रेस डायग्राम अगर हम प्लॉट करते हैं तो ये होता है समेशन ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस डायग्राम प्लस बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम। तो ये किस तरीके का बनेगा हम देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं फर्स्ट केस की, यानी जब आपका पीओ ग्रेटर देन है पीबी, तो ये किस तरीके का बनेगा। जब हम दोनों को समेशन करते हैं तो आपका जो डायग्राम है वो कुछ इस तरीके का बनेगा। जिसमें ये वैल्यू रहेगी पीओ माइनस पीबी की और ये वैल्यू रहेगी पीओ प्लस पीबी की। आपको एक मैक्सिमम मिलेगा, एक मिनिमम मिलेगा। सिमिलरली जब हम इसका डायग्राम बनाएंगे तो वो कुछ इस तरीके का बनेगा। यहाँ पे ये वैल्यू रहेगी आपकी पीबी माइनस पीओ, क्योंकि यहाँ पे आपका पीबी जो ग्रेटर देन पीओ है, और यहाँ पे आपको वैल्यू मिलेगी पीओ प्लस पीबी की। तो आपका जो डायग्राम है कुछ इस तरीके का बनेगा। और थर्ड केस में जब आपका पीओ और पीबी बराबर है तो एक तरफ जहाँ पे पीबी माइनस पीओ करेंगे तो वहाँ पे आपका 0 हो जाएगा, और दूसरी तरफ आपको मिलेगा पीओ प्लस पीबी। तो इस तरीके का कुछ स्ट्रेस डायग्राम होता है जिसमें हम डायरेक्ट स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस का समेशन करके टोटल स्ट्रेस का डायग्राम बनाते हैं पर्टिकुलर एक एक केस के लिए। अब हम देखते हैं कि मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी यानी हमको ई की मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी, ठीक है। तो जनरली ये थर्ड केस में मिलती है जब आपका पीओ बराबर हो जाता है पीबी के, ठीक है। तो जब हम इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आपकी पीओ की वैल्यू है पी अपॉन ए और पीबी की वैल्यू है आपकी पी इंटू ई अपॉन जेड एक्स एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे जेड एक्स एक्स को मैं वापिस सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये हो जाएगा पी अपॉन ए इक्वल्स टू पी इंटू ई अपॉन आई बाय वाई, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आई और वाई का फॉर्मूला अगर सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो ये हो जाएगा पी बाय ए इक्वल्स टू पी इंटू ई अपॉन बी डी क्यूब बाई 12 इंटू डी बाई 2, ठीक है। तो जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो ये डी क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, एक स्क्वायर बचेगा वहाँ पे, और 12 और ये 2 कैंसिल आउट होके एक 6 बचेगा। तो ये और सिंप्लीफाई होके बनेगा पी ए इक्वल्स टू 6 टाइम्स ऑफ पी ई होल डिवाइड बाय बी डी स्क्वायर। तो पी अपॉन बी डी जो कि उसका एरिया हो जाएगा इक्वल्स टू 6 टाइम्स ऑफ पी अपॉन बी डी स्क्वायर। तो एक डी यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, बी कैंसिल आउट हो जाएगा, पी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनल में जब ई की वैल्यू मिलेगी हमको वो कितनी मिलेगी डी बाय 6, ठीक है। तो मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी हमको रेक्टेंगुलर सेक्शन में कब मिलेगा, जब उसकी जो डिस्टेंस है वो होगी डी बाय 6। इसे हम कहते हैं मिडिल थर्ड रूल। सिमिलरली ये हुई रेक्टेंगुलर सेक्शन की बात। अगर मैं सर्कुलर सेक्शन की बात करता हूं तो सर्कुलर सेक्शन में हमको मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी कैसे मिलेगी, फॉर्मूला आपका जो कंडीशन है वो सेम होगा, पीओ इक्वल्स टू पीबी, यानी ये हो जाएगा पी बाय ए इक्वल्स टू पी इंटू ई अपॉन जेड एक्स एक्स, यानी इसको और मैं सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ पी इंटू ई अपॉन आई एक्स एक्स अपॉन वाई। तो यहाँ पे सर्कुलर सेक्शन के लिए आई की वैल्यू और ए की वैल्यू चेंज हो जाएगी।
तो ये हो जाएगा p अपॉन पाई बाय 4 इंटू डी का पावर स्क्वायर, ठीक है, p अपॉन पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर, ये हो जाएगा एरिया, इक्वल्स टू p इंटू ई अपॉन आई एक्स एक्स कितना होता है, पाई बाय 64 इंटू डी का पावर 4, ये होता है उसका आई एक्स एक्स फॉर सर्कुलर सेक्शन, इंटू डी बाई टू, ठीक है, y की वैल्यू हो गई डी बाई टू, ये ऊपर की तरफ चले जाएगा डिवाइड बाय तो ये हो जाएगा डी बाई टू। जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या होगा, हमको e की वैल्यू जो मिलेगी वो होती है डी इक्वल्स टू डी बाई एट, ठीक है, मतलब e की मैक्सिमम वैल्यू सर्कुलर सेक्शन में कब मिलेगी, जब उसका डिस्टेंस होगा डी बाई एट। इसे हम कहते हैं मिडिल फोर्थ रूल, मिडिल फोर्थ रूल। जब रेक्टेंगल सेक्शन की बात होती है तो वो होता है मिडिल थर्ड रूल, जब सर्कुलर सेक्शन की बात करते हैं तो ये होता है मिडिल फोर्थ रूल। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इस पे बेस न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे।